जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में, पूरे भारत में चुनावी माहौल है, सियासी माहौल है। तो और इस वक्त सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जहां कई बड़े बिजनेसमैन मतदान कर चुके हैं, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी मतदान कर चुके हैं, कई राजनेता भी कर चुके हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये सत्ता यानी 2024 में किसकी सरकार बनेगी। और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि किसी ना किसी तरह से सत्ता उनके हाथ में आ जाए। आज इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो लाइव टाइम के इनपुट हेड भी हैं। वेलकम धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर, मुझे ये बताइए कि जो 400 का चक्रव्यूह है, इसका क्या चक्कर है? क्या मोदी सरकार को 400 के पार सीट मिलेगी, जो मोदी सरकार दावा करती है? बीजेपी का जो दावा है कि 400 के पार उनकी सरकार जाएगी या उतनी उनको सीटें मिलेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। 400 का चक्रव्यूह बेसिकली राजनीति में रणनीति अहम होता है और रणनीति में जो एजेंडा जो महत्वपूर्ण होता है। तो मोदी ने 400 का एजेंडा सेट किया है और ये एजेंडा जो है विपक्ष के लिए शुरू में भारी दिख रहा था और लग रहा था कैसे लड़ें, चूँकि एक हवा भी थी। विपक्ष अपने हिसाब से जो है मोदी पे सवाल शुरू कर दिया और ये सवाल करने लगा कि भाई 400 तो दूर है, राजनीति में रणनीति अहम होती है और रणनीति में जो एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोदी ने 400 का एजेंडा रखा। 400 एजेंडा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के लिए एक भारी सा एजेंडा है। लेकिन विपक्ष धीरे धीरे इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि 400 तो दूर, 272 मिलना मुश्किल होगा। पहले तो विपक्ष अपनी सीटों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, अब उनके घटक दल के नेता जो है 300 की बात कर रहा है, कोई जो है 325 की बात कर रहा है। कांग्रेस अभी तक जो है सीट की बात नहीं की है, ये दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो 400 का ऐसा चक्रव्यूह मोदी ने रचा, सारी विपक्षियां पार्टी फंस गई है और वो 400 की ही बात हो रही है। मोदी, अमित शाह, पूरी बीजेपी पार्टी 400 सीट की बात कर रही है। विपक्ष भी उसी ट्रैप में फंस गई है कि 400 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिर जो है इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है और एक तरह से ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मोदी को इतनी सीटें मिलना संभव नहीं है। जी, तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार को 400 सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि जनता यही जानना चाहती है। 400 सीट जो है मिलना मुश्किल है और उसको अब देखेंगे तो 400 सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 400 सीट के पीछे जो एक कहानी है कि 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दिया गया। तो बीजेपी ने अपना एजेंडा दिया कि हम 370 सीटें मिलेगी, अब प्लस जो अलायंस को मिलेगा तो 400 के पार चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एजेंडा जो ऐसा होता है कि हर इलेक्शन में एक एजेंडा लेके चलता है, एक टारगेट लेके मोदी चलते हैं। हमको इतने सीटों पे जीतना है, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे 2019 की बात हो, 2014 की बात हो, हरदम एजेंडा सेट करके चलते हैं। तो उसी एजेंडा के तहत ये बातें हो रही है। लेकिन ये जो है 400 सीट मिलना मुश्किल है और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चूँकि बीजेपी सरकार जो है लगातार 10 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और ऐसे कम से कम 8 से 10 राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी जो है ऑलमोस्ट पिक पे है। जैसे आप गुजरात ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, कर्नाटक ले लें, बिहार ले लें, आप हरियाणा ले लें, आप जो है दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मोर एंड लेस जो है पिक पे, इससे ऊपर जाने की संभावना कम है। तो कहीं ना कहीं सीटें यहाँ पे घटेगी। तो मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी को 270 से 300 सीटें हो सकती है और एनडीए को 300 से लेकर 330 तक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जो है करीब करीब 400 सीटों पर लड़ रही है। रेस्ट पे जो है वहाँ पे गठबंधन की पार्टियां लड़ रही है। 400 में भी कुछ उनके जो छोटे घटक दल हैं उसको बीजेपी अपने सिंबल पे लड़ा रही है। तो ये कहना मुश्किल है कि सीट मिलेगी इतनी कि नहीं मिलेगी, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन रहेगा। सीटें जो है वो गठबंधन को 300 से लेकर 330 और बीजेपी को 270 से लेकर 300 हो सकती है। ओके, तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं या उसके बारे में कि बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा हथियार क्या है लोकतंत्र चुनाव को लेकर? सबसे बड़ा हथियार जो है बीजेपी का वो है बेसिकली राशन, राम और जो है आपका राष्ट्रवाद।
राम जो है कहीं न कहीं हिंदुत्व की राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है। और आप देखी होंगी कि इसी बीच में इलेक्शन से पहले राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और उसमें जो काफ़ी ताम झाम और बड़े स्तर पे किया गया, कि लोकसभा चुनाव के पहले हुआ और उस समय लग रहा था कि बीजेपी की ही आंधी चल रही है, विपक्ष तो है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे से चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद धीरे धीरे सीन बदलता गया और जो है विपक्ष भी रिटालिएट करना शुरू कर दिया गया। कुछ जगह से विद्रोह भी होने की बात आई, कुछ जैसे कि ये ममता बनर्जी का और जो है इंडिया गठबंधन से निकल गई है, तो इस तरह की चीज़ें आई। कहीं से फिर जो है बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात और जो है ये सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग की बात आई है। तो इस पे जो मेन चीज़ है हिंदुत्व की राजनीति पे ही बीजेपी की नींव खड़ी हुई है और हरदम जो हिंदुत्व का वोट बढ़ते जा रहा है। आप जहां 20% से शुरू हुआ था और आज के डेट में 52% जो है करीब 2019 में मिला था। राशन जो ऐसा चीज़ है, राशन के साथ साथ जो आपके पास जो है घर है, शौचालय है, पानी है, जनधन योजना है, किसानों को मिल रहा है, तो करीब 80 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। तो राम, राशन और राष्ट्रवाद ऐसी राजनीति है जो विपक्ष को भी मजबूर कर दिया। खासकर आप ओबीसी को देखें, वो भी अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े हथियार है और मोदी को पता है और वो सबसे मार्केटिंग गुरु है। जितने भी ब्रांड होते हैं उसमें सबसे बेहतर ब्रांड है, तो उनको ब्रांडिंग करने के लिए आता है कि हम कैसे ब्रांडिंग करेंगे। और इसीलिए वो जो है उसको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी मालूम है। उनको पता है कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। थ्रेट जो है पहले चरण के चुनाव के बाद जो उनको थ्रेट लगने लगा, उसके बाद आप देख रही होंगी कि मंगल, मंदिर, विरासत टैक्स और जो है ये मुस्लिम वाला जो है जनसंख्या की बातें सब आ गई। तो इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की गई। उसके बाद आप देखें कि उसके जैसे जैसे पोलराइज करने की कोशिश की, वोट बढ़ता जा रहा है। भले वोट वो किसके फेवर में जाएगा नहीं जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन उसमें एक शक्ति है कि जो वो इलेक्शन को मोड़ देते हैं। 2 महीना में हवा को बदल सकता है। यदि हवा उनके खिलाफ चली गई है तो हवा को बदलने की कैपेसिटी है। आप समझ सकते हैं गुजरात में विधानसभा चुनाव में हार रहे थे, लेकिन वो कैसे पलटी मारने में सफल रहे, कैसे जो इलेक्शन पलटी मार दिया, वो आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी शानदार जीत तो नहीं हुई, लेकिन 100 के करीब पहुंची थी। आप उत्तराखंड से लेके यूपी और हर जगह आप देखें तो लास्ट में मोदी की शक्ति जो है इलेक्शन को पलट देते हैं। जी, तो अब मुझे अंत में ये बताइए कि चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव जो है दावे, वादे, इरादे होते हैं। 10 साल मोदी सरकार ने काम किया है तो वो दावे करते हैं, मैंने ये कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, गरीबों को इतना कल्याण किया, सुरक्षा की बात करते हैं, विदेश में अपनी जो है एक पहचान बनी उसकी बात करते हैं, विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, वो जो है 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो एक ये दावा हुआ। वादे जो होते हैं, फिर आप इलेक्शन में जाते हैं। इलेक्शन में जो है बीजेपी घोषणा पत्र है, उसके बाद कांग्रेस की घोषणा पत्र है, दोनों जो है वादे किए हैं। कांग्रेस की घोषणा पत्र जो बहुत अच्छा माना जाता है, यदि वोटर उस पर बिलीव कर ले तो आंधी आ सकती है। लेकिन क्या होता है उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व का असर होता है। नेतृत्व पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मोदी जो अपना कद जो बनाया हुआ है वो ब्रांडिंग के तहत जो है सबसे बड़ा कद बनाया हुआ है। तो राहुल कुछ भी घोषणा कर देते हैं। 2019 की बात कर लें, वहाँ पे न्याय योजना थी, लेकिन न्याय योजना नहीं चली थी। लेकिन इसी योजना को यदि मोदी बेचने के लिए जाएंगे तो लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। जो कांग्रेस की घोषणा पत्र, उसी घोषणा पत्र को यदि मोदी आते हैं तो उस घोषणा पत्र में हो सकता है कि आराम से 400 के पार चले जाते। लेकिन जो है कांग्रेस की घोषणा पत्र में तो बहुत सारे वादे हैं, इरादे हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं है, पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है। इसकी वजह से वो जो है गांव तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद होते हैं इरादे। आपने दावे किए, वादे किए, अब जनता का क्या इरादा है, जनता किसको वोट देगा, किसको नहीं देगा, तो ये डिपेंड करता है, जनता के इरादे पे डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वादे, इरादे और दावे, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, अब ये बताइए कि अब चुनाव हो रहे हैं तो कहाँ नुकसान होगा और कहाँ फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर? यही एक पेज फंसा हुआ है कि पूरे देश में चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार इस बार 400 सीट पार करेगी या नहीं करेगी। इसलिए फंसा हुआ है कि चूंकि मैंने आपको बताया कि 8 से 10 स्टेट में बीजेपी ऑलमोस्ट पीक पे है, वहाँ से ज़्यादा नंबर हो ही नहीं सकता। जैसे गुजरात 26 सीट्स है, 26 पे जीती हुई है। आप दिल्ली की ले लें, आप हरियाणा की ले लें, यहाँ पे पीक है, इससे ऊपर नहीं जा सकती है, इससे नीचे ही आने की संभावना है। नीचे आने की संभावना इसीलिए है कि 10 साल शासन करने के बाद जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होने से नाराज़गी होती है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दे हैं
जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो उससे जो है वोटर में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। और कुछ स्टेट में जो है, जैसे महाराष्ट्र में जो है कहीं ना कहीं वो मराठा आरक्षण की बात है, किसान परेशान हैं। उसके बाद हर इलाके में बड़े बड़े नेतृत्व हैं, तो महाराष्ट्र में नुकसान हो सकता है, कर्नाटक में नुकसान हो सकता है, बिहार में भी जो है कुछ सीटों को नुकसान हो सकती है। उसके बाद आपका जो है राजस्थान में बात आ रही है, हरियाणा दिल्ली में भी कुछ 1 2 3 सीटें नुकसान हो सकती है। लेकिन अब डिपेंड करता है, नुकसान तो हो रही है, पक्का नुकसान होना है, लेकिन इसको फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? फ़ायदा जो बीजेपी को बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसका केरल और तमिलनाडु से हो सकती है। तो मान लीजिए 40-30 सीटें नुकसान होती है, या 30 या 40 सीट इधर से बेनिफिट हो जाता है, तो इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। यदि नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो फिर जो है दिक्कत होगी, या नुकसान कम है फ़ायदा ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये सीटें बढ़ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए 303 पार करना इस बार मुश्किल है अपने बूते पे। वो सीटें जो है 272 से लेके वो 300 के करीब हो सकती है, ये मेरा मानना है। अभी देखना पड़ेगा कि इसमें कितना बदलाव हो सकता है और कितने 2 फेज बचा हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी लग रहा है मोदी को 400 पार जाना जो है मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर आपका, क्योंकि अब मोदी जी को 400 पार उनको सीटें मिलेंगी या नहीं, या जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज़ है, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 2024 के नतीजे इसी अब आने वाली जून यानी 4 जून को आने वाले हैं। आप इसी तरह की सभी अपडेट देखने के लिए, चुनाव से रिलेटेड या देश तमाम दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे लाइव टाइम के साथ। जय हिंद।